we'll start with machines का फर्स्ट यूनिट. मशीन का फर्स्ट यूनिट इज अबाउट इंडक्शन मोटर्स. इंडक्शन मोटर के जो बेसिक फंडे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल हैं, उस पर बची हुई सारी एसी मशीन यानी कि सिंगल फेज मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन्स, उन सब के फंडामेंटल जो हैं वो सारे इंडक्शन मशीन के जो कुछ फंडामेंटल हैं वो समझ में आने के बाद ही आ पाएंगे. मतलब ये चीज अगर आपकी इनिशियल शुरू की कुछ क्लासेस 10-15 क्लासेस अगर आपकी समझ में नहीं आई तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा कोर्स आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंडक्शन मशीन तो समझ में आएगी ही नहीं. इसके अलावा सिंगल फेज मोटर्स भी समझ में नहीं आ पाएंगी और सिंक्रोनस मोटर्स भी समझ में नहीं आ पाएंगी, सब चीजें रह जाएंगी. तो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा ध्यान दे करके चलिए, ठीक है. ये सब्जेक्ट जो है सारा समझने का है. जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूं पूरा ध्यान दे करके खाली पढ़ो, दिमाग लगाओ खाली बोर्ड पे, ठीक है. और जो भी चीजें लिखने वाली होंगी वो सब मैं आपको बता दिया करूंगा. इंडक्शन मोटर्स, अभी तक आप लोग मशीन्स के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल जान चुके हैं, जैसे कि मोटर्स क्या करते हैं, एनर्जी कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में. मोटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं. जनरेटर क्या करते हैं, इसका उल्टा, ठीक है. हर रोटेटिंग मशीन में, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर, राइट. और स्टेटर या रोटर में से किसी एक चीज पर कौन सी चीज माउंटेड होती है, आर्मेचर. और एक पर अगर आर्मेचर है तो दूसरे पर क्या होगा, फील्ड. एक पर अगर आर्मेचर है दूसरे पर फील्ड होगा, ठीक. तो डीसी मशीन्स में आर्मेचर कहां पर था, स्टेटर में कि रोटर में. डीसी मशीन्स में आर्मेचर रोटर में था और फील्ड जो थी वो स्टेटर में थी. इंडक्शन मोटर्स जिस टाइम आप पढ़ने वाले हैं अभी, इसके अंदर भी आर्मेचर रोटर में माउंटेड है और फील्ड जो है वो स्टेटर में माउंटेड है. द ओनली डिफरेंस इज दिस. अब आप ध्यान सुनिए, देखो फील्ड अलग अलग तरह की होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट सब लोगों को बनाना आता है, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेसिकली क्या करना है, आपको इंसुलेटेड वायर जो है वो आपने लिया और ले करके इसके अंदर कई सारे टर्न्स दे दिए सॉफ्ट आयरन के पीस पे, सॉफ्ट आयरन के कोर पे, और उसके बाद इसके अंदर आपको सप्लाई दे देनी है. अगर आपने डीसी सप्लाई दी है तो बेसिकली क्या होगा, एक पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक पोल साउथ पोल बन जाएगा. एक पोल नॉर्थ एक पोल साउथ, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल जो बना है उसमें से फ्लक्स निकल रहा है और साउथ पोल के अंदर जा रहा है. मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ पोल में से फ्लक्स निकल के साउथ के अंदर जा रहा है. अगर अलग अलग टाइम पर अगर आप इसको देखते हैं इस फ्लक्स को, तो क्या ये फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा. डीसी सप्लाई है, प्लीज रिमेंबर दिस इज डीसी सप्लाई. डीसी सप्लाई अगर आपने दे रखी है तो क्या ये फ्लक्स कम ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. क्यों, क्योंकि सप्लाई की वजह से ही फ्लक्स बन रहा है. सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक. अगर यही इसके बजाय अगर आप डीसी के बजाय अगर आप एसी सप्लाई लगा देते तब क्या होता, कम ज्यादा होता. और कम ज्यादा भी कैसे होता, आधी साइकिल तक सप्लाई बेसिकली किस तरह की आ रही है, इस तरह की. जितनी देर ये वाली साइकिल आ रही है, जितनी देर दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, उतनी देर दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. और इसके साथ साथ इस इंस्टेंट पर ये नॉर्थ है कि साउथ है, इस इंस्टेंट पर ये नॉर्थ है कि साउथ है, कुछ भी नहीं है भाई. फ्लक्स इसके अंदर सप्लाई जीरो है, इस पॉइंट पर इसके अंदर सप्लाई जीरो जा रही है, इसका मतलब इसमें से फ्लक्स भी नहीं निकल रहा है. तो ये ना तो नॉर्थ है ना साउथ है, ये भी ना नॉर्थ है ना साउथ है. इसके बाद जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ्लक्स बढ़ता जाएगा. फ्लक्स बढ़ते बढ़ते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स निकल रहा होगा, ये पूरे टाइम ये नॉर्थ है ये साउथ है. इस तरह से फिर दोबारा फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट पर आकर करके अगेन इसमें फ्लक्स निकलना बंद हो जाएगा. इसके बाद इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, साउथ पोल, दिस बिकम्स अ साउथ पोल, ठीक है. तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसके अंदर सिंगल फेज वाइंडिंग करी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको अभी से समझ लेना है, अगर आपने एक सॉफ्ट आयरन की पीस के ऊपर सिंगल फेज की वाइंडिंग कर रखी है और उसके अंदर सिंगल फेज की सप्लाई दे रखी है, तो इसमें जो फील्ड बनती है दैट इज पल्सेटिंग इन नेचर. पल्सेटिंग, बढ़ी कम हुई बढ़ी कम हुई, पल्सेटिंग. पल्सेटिंग का मतलब क्या होगा, जैसे वो वाला झूला देखा है, स्विंग झूला, झूले बैठ जाते हैं, वो इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, पेंडुलम के प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है, ठीक है.
इसके अलावा एक झूला और होता है, दैट इज नोन एज मेरी गो राउंड। वो देखें छोटे छोटे घोड़े होते हैं, उसके ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, वैसी भी एक फील्ड होती है। और वो फील्ड कब बनती है? दैट इज नोन एज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो फील्ड कब बनती है? अगर आप 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज की सप्लाई अगर दे देते हैं, देन व्हाट यू गेट इज नोन एज अ रोटेटिंग और अ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। पॉलीफेज सप्लाई में 2 फेज या 2 फेज से ज्यादा के फेज की वाइंडिंग में अगर आप उतने फेज की सप्लाई दे देते हैं, बाय द वे ये वाली चीज भी क्लियर करनी जरूरी है। मान लीजिए 2 फेज की वाइंडिंग आपने करी, 3 फेज वाइंडिंग क्या होती है बात की बात है, बाद में समझेंगे। सिंगल फेज वाइंडिंग क्या होती है बात की बात है, सब बाद में समझेंगे। सिंगल फेज वाइंडिंग फिलहाल आप ये समझ लीजिए, बस ये है दिस इज सिंगल फेज वाइंडिंग। एक आपने कोर ली, कोर एवरीबॉडी नोज, कोर ली और कोर के ऊपर आपने चारों तरफ तार लपेट दिया और तार लपेट के इधर ले आए, दैट्स ऑल। बस खाली इतना सा काम करना है। मुझे ये वाली चीज अपने टाइम में मुझे समझने में बड़ी दिक्कत हुई थी कि सिंगल फेज वाइंडिंग क्या होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कितनी भी कोशिश कर ली, मुझे लगता था यार इतनी सिंपल चीज नहीं हो सकती कि खाली एक कोर रखी हुई है, सम काइंड ऑफ अ कोर, ये कोर है, कोर का मतलब सॉफ्ट आयरन का पीस है, दैट्स ऑल, खाली एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, ये ट्रांसफार्मर की जैसे कोर होती है, दैट्स ऑल। और इसके ऊपर मैंने कई सारे टर्न दे दिए, बस सिंगल फेज वाइंडिंग हो गई। तो आंसर इज यस, सिंगल फेज वाइंडिंग कंप्लीट हो गई, दैट्स ऑल, खाली इतनी सी होती है। 3 फेज वाइंडिंग कैसे होती है वो बात की बात है। पहले ये वाली चीज बताइए कि 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज की सप्लाई दे सकते हैं, ये वाली चीज दिस यू ऑलरेडी नो। 2 फेज की वाइंडिंग में 2 फेज की सप्लाई दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं, जस्ट राइट। 3 फेज की वाइंडिंग में 2 फेज की सप्लाई जा सकती है, राइट। तीसरा फेज जो होगा वो खाली होगा, उसमें कोई सप्लाई नहीं जा रही होगी, 2 फेज के अंदर सप्लाई जा रही होगी। 3 फेज तो सब लोग जानते ही हैं, स्टार डेल्टा सब लोगों ने पढ़ी रखा है। 2 फेज की वाइंडिंग में 3 फेज की सप्लाई दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझने में हेल्प करते हैं, दैट्स ऑल। तो 3 फेज वाइंडिंग में अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है पहले ये समझिए। आप लोगों ने पिछले साल पिछले सेमेस्टर में डीसी मशीन्स पढ़ी थी। डीसी मशीन्स में आपने जो फील्ड का स्ट्रक्चर देखा था वो क्या था? अगर ये स्टेटर है तो इस पे एक पोल ये बना हुआ है, दूसरा पोल ये बना हुआ है, तीसरा पोल ये बना हुआ है, चौथा पोल ये बना हुआ है। ये देखा था आपने? ऑफ कोर्स इसमें पोल शूज भी लगे हुए थे, खाली इसमें मैंने पोल कोर दिखा रखी है, इसमें पोल शूज भी थे, बट दिस इज इट, ये 4 पोल आपको लगे हुए हैं। अब इसमें आपको अगर सप्लाई देनी है डीसी सप्लाई, तो अब इसके लिए कैसे देंगे? इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, इसके अंदर देखे तो बेसिकली नॉर्थ पोल बनता था, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक। पल्सेटिंग सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई देने पर क्या होता है बात की बात है। ये हम 3rd यूनिट के अंदर देखेंगे, 3rd यूनिट में कि एग्जैक्टली सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देने से क्या होता है। अभी फिलहाल हमारे मतलब ये है कि 3 फेज वाइंडिंग में अगर 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, या फॉर दैट मैटर 6 फेज वाइंडिंग में 6 फेज की सप्लाई है, 9 फेज वाइंडिंग में 9 फेज की सप्लाई है, 12 फेज, 18 फेज, व्हाटएवर। पॉलीफेज वाइंडिंग में अगर पॉलीफेज सप्लाई दे रहे हैं तब क्या होने वाला है? हम यहां पर केस देख रहे हैं, 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, क्या होगा? जैसे ही अपने स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ बन जाएगा। वाइंडिंग कैसे करी हुई बात की बात मैं समझाऊंगा, डिटेल में सब समझाऊंगा कि 3 फेज वाइंडिंग कैसे कर रखी है बात की बात। तो यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, ये साउथ बन गया। एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के बाद क्या होगा? आफ्टर अ फ्यू मिली सेकेंड्स ये नॉर्थ घूम करके फिजिकली मूव करके ये नॉर्थ यहां आ जाएगा, ये साउथ यहां आ जाएगा, ये नॉर्थ यहां आ जाएगा, ये साउथ यहां आ जाएगा। इसका मतलब दे रिवॉल्व, दे चेंज प्लेसेस, दे स्विच प्लेसेस। तो ये नॉर्थ घूम के यहां पर आ गया, ये साउथ घूम के यहां पर आ गया, ये नॉर्थ घूम के यहां पर पहुंच गया और ये साउथ घूम करके यहां पर पहुंच गया। मान लीजिए 2 मिली सेकंड के बाद में ये वाली चीज होती है, तो अगले 2 मिली सेकंड के बाद में क्या होगा? ये नॉर्थ यहां आ गया था, ये कहां चला जाएगा? नीचे। तो हर 2 या 3 या 5, 10 जितने भी मिली सेकंड है, कितने भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में क्या होगा? सारे पोल्स नेक्स्ट पोल के अंदर जाते रहेंगे एंड दिस फील्ड इज रिवॉल्विंग। इसी को हम रिवॉल्विंग फील्ड कहते हैं। दिस इज लाइक अ मेरी गो राउंड। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल गोल गोल घूम रहे हैं। उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या हो रहा था? इधर जा रहा था, फिर 0 हो गया, फिर इधर गया, साउथ पोल में गया, फिर 0 हो गया। पोलैरिटी ऐसी चेंज हो रही थी उसमें सिंगल फेज सप्लाई में। सिंगल फेज सप्लाई के अंदर क्या हो रहा था? पहले नॉर्थ बनना शुरू हुआ, बनते बनते पूरा नॉर्थ बन गया, फुल मैक्सिमम फ्लक्स निकल रहा है। फिर नॉर्थ पोल ही है लेकिन फ्लक्स कम होना शुरू हो गया, फिर 0 पर हो गया।
फिर साउथ पोल बनना शुरू हुआ, फ्लक्स उल्टे डायरेक्शन में गया, फिर मैक्सिमम पॉसिबल गया, फिर वहां से दोबारा यहां पर आ गया। तो ये सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देने की वजह से ये हो रहा था। अगर थ्री फेज वाइंडिंग में थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो पोलैरिटी इस तरह की बनेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उनकी पोलैरिटी फिक्स्ड है, उनका फ्लक्स भी फिक्स्ड है, लेकिन उनके जो प्लेस है, पोजीशन, दैट कीप्स ऑन वेरिंग, वो गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूमे जा रही है। कितनी स्पीड पर घूम रही है, उस स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज एनएस। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। पी क्या होता है? पोल। पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स। यहां पर 4 पोल के लिए आपने वाइंड करी हुई है, कितने पोल के लिए आपने मोटर बना रखी है? यहां पर अगर आपने 4 पोल के लिए, 6 पोल के लिए, जितने पोल के लिए कर रखी है उतने नंबर ऑफ पोल्स यहां पर आएगा। एंड एनएस इज नोन एज द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। तो एनएस इज नोन एज सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला इज एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 हैं, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू कितनी होगी? 1500 आरपीएम। अरे 120 एफ अपॉन पी, एफ की वैल्यू कितनी नॉर्मली होती है? 50 हर्ट्ज। 120 इंटू 50 अपॉन 4 कर दिए, 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसके यूनिट्स होते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो फॉर P इज इक्वल टू 4, NS की वैल्यू NS इक्वल टू 1500 आरपीएम। 2, 6, 8 कितना होता जाएगा? 2 के लिए कितना होगा? 3000 आरपीएम। 6 के लिए, अच्छा 8 के लिए 750, 750 और इसके लिए हो जाएगा 1000। 6 के लिए 1000। ये वाली वैल्यूज पहली बार आपको देखनी पड़ रही हैं, अभी लिखनी पड़ रही हैं, लेकिन जहां तक मैंने हर साल देखा है 2 या 3 क्लासेस के अंदर आपको ये वाली सारी वैल्यू एकदम दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती हैं, क्योंकि आपको इतना सारी चीजें इनके ऊपर बेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड बाय द वे वी आर स्टडीइंग इंडक्शन मोटर, बाय द वे ये वाली चीज दिमाग में आपके रहनी चाहिए कि इंडक्शन मोटर की वर्किंग हम देख रहे हैं। इंडक्शन मोटर की जो फील्ड है दैट इज रिवॉल्विंग इन नेचर। इंडक्शन मोटर की फील्ड क्या होती है? 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई आपने दे रखी होती है, दैट इज द इंडक्शन मोटर वाइंडिंग। क्लियर है? इंडक्शन मोटर की फील्ड जो होती है दैट इज अ 3 फेज सप्लाई गिवन टू अ 3 फेज वाइंडिंग। ठीक, मैं वो वाली सिंपल चीज आपको सबसे पहले बता रहा हूं, जिससे कि आपको बेसिक फंडामेंटल इसके क्लियर हो जाएंगे। डिटेल वाली चीजें बहुत हैं, बड़ी इंट्रिकेट चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लास में आराम से, लेकिन बेसिक चीजें सबसे पहले देख लीजिए। हाँ, राइट क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन ये है कि ये सिंक्रोनस स्पीड किस चीज की स्पीड है? सिंक्रोनस स्पीड जो है वो इस फील्ड के घूमने की स्पीड है, एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर मोटर, क्योंकि मोटर के अंदर नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स रहेंगे, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी भी हमेशा फिक्स रहेगी, उसके अंदर कभी कोई वेरिएशन नहीं होने वाला। इसका मतलब किसी भी मोटर के लिए अगर आपने नंबर ऑफ पोल्स, मान लीजिए 4 पोल के लिए आपने मोटर बना रखी है, तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू हमेशा 1500 आरपीएम ही होगी, ना कम ना ज्यादा, अनटिल एंड अनलेस ऑफ कोर्स आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर दिए, कम ज्यादा कर दिए, या वोल्टेज कम ज्यादा कर दिए, तो वो बात अलग हो जाती है। वोल्टेज वेरीज, द स्पीड, रोटर स्पीड, वो अलग चीज है। सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू खाली 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर और पोल पे। अगर आप पोल या फ्रीक्वेंसी में से कोई चीज वेरी करेंगे तभी सिंक्रोनस स्पीड वेरी होगी, वरना वेरी नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, बाय द वे 5 पोल होंगे तब स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 पोल में 5 पोल हो नहीं सकते, 5 पोल नहीं हो सकते, ये जवाब आ रहा है। 5 पोल क्यों नहीं हो सकते? बाइपोलर होता है, दैट्स करेक्ट। 5 पोल ऑड नंबर ऑफ पोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ अगर होगा तो साउथ भी होगा ही होगा, सो दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए इंडक्शन मोटर की वर्किंग किस तरह की होती है। अच्छा, बाय द वे इसके पहले मैं एक और चीज बताता हूं। इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वो ये जो मैंने बना रखा है ऐसा नहीं होता है,
इसमें मैंने अलग अलग बकायदा पोल्स बना रखे हैं। ऐसा एसी मशीन के अंदर ऐसे नहीं होते। एसी मशीन के अंदर ये वाइंडिंग किसी और तरह की होती है। वो बेसिकली क्या होता है, रोटर इस तरह का होता है, रोटर के अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं, कंटिन्यूअस स्लॉट्स हैं, पूरे में स्लॉट्स हैं, ठीक है, पूरे में स्लॉट्स बने हुए हैं। और इसमें यहां से लेके यहां तक में नॉर्थ पोल बनेगा, यहां से लेके यहां तक में साउथ पोल बनेगा, यहां से लेके यहां तक में नॉर्थ पोल बनेगा, यहां से यहां तक साउथ पोल बनेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने इसमें यहां पे ये बताया था कि पूरा नॉर्थ पोल खिसक के यहां पे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इसमें टोटल 64 स्लॉट्स हैं, 1 से लेके 64 स्लॉट्स हैं। तो 1 से लेके 16 ये हो गया, 17 से लेके 32, 33 से लेके 48 और 49 से लेके 64 तक ये है। तो ये फील्ड रिवॉल्व कैसे कर रही है, किस तरह से कर रही है? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, 1 से लेकर 16 तक नॉर्थ पोल बना, 17 से 32 तक साउथ बना, 33 से 48 तक नॉर्थ बना, 49 से 64 तक साउथ बना। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद क्या होगा कि नॉर्थ पोल 1 से 16 के बजाय क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 17 तक आ जाएगा। एक एक स्लॉट खिसक जाएंगे सारे। नॉर्थ पोल 2 से 17 तक आ जाएगा और ये साउथ पोल 18 से लेकर करके 33 तक आ जाएगा, ठीक है, एक एक स्लॉट खिसक जाएंगे। फिर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में क्या होगा, ये जो 2 से 17 तक था वो 3 से 18 हो जाएगा। एक एक स्लॉट खिसकता रहता है, बल्क में नहीं खिसकता, जंप नहीं करेगा, सीधे 10 स्लॉट या 16 स्लॉट जंप नहीं कर जाएगा, वो एक एक स्लॉट जंप करता, स्लाइड करता रहेगा इस तरह से। ये बेसिकली एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है। ये खाली आपको दिखाने के लिए ये गलत तरीके से यहां पे बना रखा था, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है, हमने अभी तक इंडक्शन मोटर का स्टेटर देख रहे हैं कि स्टेटर में क्या है। तो इसमें जितनी चीजें अभी तक हमको समझ में आ गई हैं वो ये है कि स्टेटर के अंदर सबसे पहली चीज ये है, स्टेटर के अंदर फील्ड लगी हुई है, ठीक है। पहली चीज ये है, स्टेटर में फील्ड है। पहले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। आ गया सब लोगों के दिमाग में, स्टेटर में क्या लगा हुआ है, फील्ड। फील्ड किस तरह की है, रिवॉल्विंग, ठीक। फील्ड किस तरह की है, रिवॉल्विंग। तो फील्ड रिवॉल्विंग नेचर की है। रिवॉल्विंग फील्ड कैसे बनाई गई है, किस तरह से बनाई गई है? रिवॉल्विंग फील्ड ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, किसमें, 3 फेज वाइंडिंग में, ठीक। तो तीसरा पॉइंट क्या है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग के अंदर 3 फेज सप्लाई देते हैं। बस अभी तक हमने ये तीनों पॉइंट अभी तक क्लियर कर लिए हैं। और ऑफ कोर्स ये देखा है कि 3 फेज रिवॉल्विंग फील्ड रिवॉल्व कैसे कर रही है और उसकी सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू क्या है। तो 5 चीजें हम लोगों ने अभी तक देख ली, ठीक है। स्टेटर में पहली चीज कि स्टेटर में क्या लगा होता है, फील्ड। फील्ड किस तरह की होती है, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग फील्ड कैसे ऑब्टेन करते हैं, 3 फेज सप्लाई 3 फेज वाइंडिंग में दे करके। चौथा पॉइंट क्या है, वो रिवॉल्व कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्लॉट रिवॉल्व करती रहती है। और उसकी स्पीड कितनी होती है रिवॉल्व करने की, सिंक्रोनस स्पीड ns = 120f/p, ठीक। इतनी चीज आपने देख ली। दिस वाज अबाउट स्टेटर। नाउ अबाउट रोटर। रोटर के अंदर क्या होता है, ये मानिए स्टेटर है और अभी खाली आप लोगों को समझाने के लिए मैं खाली अभी तक फिर से वैसी पोल बना रहा हूं जिससे कि समझ में आ जाए आसानी से, क्योंकि ये जरा बनाना में देर का काम भी है और कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। ये वाली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये पोल्स बने हुए हैं, इसका मतलब वो डीसी मशीन है। एंड दिस इज नॉट अ डीसी मशीन, दिस इज एन एसी मशीन। इसका मतलब इसमें ऐसे पोल कोर नहीं बने होंगे, इसके अंदर बकायदा इस तरह का स्लॉट वाला कंस्ट्रक्शन होगा। यही तरीका है एसी मशीन और डीसी मशीन को आइडेंटिफाई करने का, जिसके अंदर भी आपको इस तरह का स्लॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट मींस इट्स एन एसी मशीन। जिसमें आपको इस तरह के पोल्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज अ डीसी मशीन फॉरएवर। ये हमेशा के लिए वाली चीज वैलिड है। अब रोटर के अंदर क्या है, रोटर के अंदर कई सारे कंडक्टर्स लगा रखे हैं आपने, कंडक्टर्स हैं, कॉपर की बार्स। ये वाला कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देख रखा है, देखा हुआ है। डीसी जनरेटर्स में और मोटर्स में आपने ये वाली चीज देखी हुई है कि रोटर के अंदर स्लॉट बना रखे होते हैं और स्लॉट के अंदर कॉपर की बार डाल रखी होती है, वाइंडिंग कर रखी होती है, ठीक है। फिलहाल उतना ही याद रखो, इससे ज्यादा और कुछ क्या चीजें हैं, ये रोटर एक्चुअली कैसा बना हुआ है उसकी डिटेल्स बाद में। फिलहाल आप ये समझिए, ये कंडक्टर्स इसके अंदर रखे हुए किसी भी तरह से रखे हुए हैं, चाहे जैसे भी हमारी मर्जी हो, हमने इसके अंदर रख दिए। अब क्या हो रहा है, जिस टाइम यहां पर नॉर्थ बना, यहां पर साउथ बना, यहां पर नॉर्थ बना, यहां पर साउथ बना, मतलब यहां पर हमारा क्वेश्चन यह है कि रोटर किस तरह से बना हुआ है और रोटर रिवॉल्व कैसे कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है। जब यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, यहां साउथ बना, तो ये सारे कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के इंफ्लुएंस में आ गए। इंफ्लुएंस में मतलब उसके प्रभाव में आ गए। यहां से लेकर यहां तक के सारे कंडक्टर्स साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आए, यहां से लेकर यहां तक के नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आए और यहां से लेकर यहां तक के साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आए।
जिस टाइम ये नॉर्थ पोल घूम करके यहां पर आता है, एंड बाय द वे वी नो ये उछल के यहां नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा है। ठीक है, खाली दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग बना रखे हैं, ये तो स्लॉट्स बने हुए हैं, बारी बारी से एक एक स्लॉट करता हुआ यहां से खिसकता हुआ यहां तक आ रहा है। उसी तरह से ये साउथ भी इधर जा रहा है, ये नॉर्थ भी इधर जा रहा है, ये साउथ भी इधर जा रहा है। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ क्या कहती है? हाँ, इट अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। तो ये नॉर्थ पोल के इधर हिलते ही इसमें और इसमें रिलेटिव मोशन हो जाता है। रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन कोई भी दो चीजों के अंदर रिलेटिव मोशन कब होता है? जब एक की स्पीड और दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। चाहे एक स्टेशनरी है दूसरा मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर ये धीरे जा रहा है ये तेज जा रहा है तो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है। एक ही केस में रिलेटिव मोशन नहीं होता है जब दोनों के दोनों की सेम स्पीड है। अगर वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, या दोनों एक साथ अपनी जगह खड़े हुए हैं, या दोनों दूर दूर भी हैं तो भी एक साथ मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन उस केस में नहीं हो रहा है। अगर दोनों की स्पीड सेम है, चाहे वो जीरो है चाहे जीरो से ज्यादा है, स्पीड दोनों की सेम है, तब रिलेटिव मोशन नहीं है, नहीं तो रिलेटिव मोशन इसके अंदर हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जिस टाइम हमने सप्लाई ऑन करी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए और उन्होंने सीधे 1500 आरपीएम की स्पीड उन्होंने पकड़ ली और घूमना शुरू कर दिया। ये नॉर्थ ने इधर भागना शुरू किया, इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और लेंजेस लॉ क्या कहती है कि वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। अब आप मेरे को ये वाली चीज बताइए कि मान लीजिए आपके साथ में एक और लड़का है जो भाग रहा है, आप अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, अगर वो भागता हो जा रहा है और आप ये चाहते हैं कि आपके और उसके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? या तो उसको पकड़ के रोक देंगे या उसके साथ साथ भागना शुरू कर देंगे उसी की स्पीड पे। ठीक, अगर आप उसी के स्पीड पे उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं तो आपके और उसके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। वही वाला काम कंडक्टर करना चाह रहा है, ये अपने और इस पोल के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म करना चाह रहा है। तो क्या करता है, जब ये भागना शुरू करता है तो इसके पीछे पीछे ये भी भागना शुरू कर देता है। सारे कंडक्टर्स ये वाला काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। अभी तो बहुत चीजें हैं, लेकिन बेसिक जो वर्किंग है वो खाली इतनी सी है कि ये अपना और इसके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म करने के लिए ये भागना शुरू कर देते हैं। अभी सेवरल डिटेल्स आर लेफ्ट आउट, लेकिन बेसिक फंडा खाली इतना है कि उसको खत्म करने के लिए इसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और जब भागने लगता है तो सारे सारे एक साथ जोर मार रहे हैं, तो बेसिकली रोटर ने रोटेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे स्पीड अपनी बढ़ाता जाता है। बाय द वे क्या होगा, जितनी देर में ये वाला कंडक्टर यहां से यहां तक आया, उतनी देर में ये नॉर्थ कहां पहुंचेगा? नॉर्थ यहां से यहां भी पहुंच जाएगा, यहां 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 पर तो वो 2-3 चक्कर काट चुका होगा जितनी देर में ये खिसक के यहां तक आएगा। इस रोटर इज बिग वन, काफी बड़ा रोटर है, इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से क्या है, इतना बड़ा रोटर को स्टार्टअप होने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो जितनी देर में ये यहां से यहां तक आया, उतनी देर में ये नॉर्थ तो यहां से यहां तक आ चुका है और यहां से खिसक के यहां भी आ चुका है। अब क्या होगा, जब ये यहां पे आया है उस टाइम तक ये वाला नॉर्थ यहां पर आ चुका है, या ये वाला साउथ यहां पर आ चुका है, ये वाला साउथ घूम करके यहां पर आ चुका है। अब क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कनेक्टर जो यहां पे आ चुका है, वो अगर नॉर्थ भाग गया, भाग जाओ, कोई बात नहीं। वो इस टाइम ये देखता है कि अब इमीडिएटली मेरे सामने इस टाइम कौन सा पोल है, अब इसके सामने साउथ पोल है, वन एंड द सेम थिंग। वो अब साउथ पोल को फॉलो करने की कोशिश करता है। जो भी उसके सामने पोल होगा वो उस पोल के पीछे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि हर पोल जैसे ही उस कनेक्टर के ऊपर से निकलेगा रिलेटिव मोशन होगा, और वो हर कनेक्टर अपना और अपने इमीडिएट पोल के बीच में रिलेटिव मोशन खत्म करना चाहेगा। तो जो भी पोल आता रहे, ये धीरे धीरे घूमेंगे, शुरू में ये बड़ी तेजी से घूम रहे होंगे, तो जितनी देर में ये पोल को फॉलो करके आगे तक पहुंच पाए, उतनी देर में तो दूसरा भी पोल आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, चौथा भी आ चुका है। तो जो भी पोल आ चुका होगा वो उसको फॉलो करने के लिए सारे कनेक्टर्स भागने लग जाएंगे, और इस तरह से इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है। इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स अप, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगी। वो मैक्सिमम स्पीड क्या 1500 आरपीएम हो सकती है या नहीं? मैक्सिमम स्पीड इसकी 1500 आरपीएम हो सकती है या नहीं, ये सोच के बताओ। कीपिंग इन माइंड द लेंजेस लॉ। नो, नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती?
एनी मतलब व्हाई डू यू थिंक सो? कोई भी रीजन समझ में आता हो? रिलेटिव मोशन क्या खत्म करने की कोशिश करेगा? हाँ, जो अभी यहां पे एक स्टूडेंट ने बताया है वो ये है कि जैसा कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि दो लड़के जो भाग रहे हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन खत्म करने के लिए उसी स्पीड पर दौड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये कंडक्टर जो है ये भी अपने और उसके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म करने के लिए ये उसी की स्पीड पर दौड़ने की कोशिश करेंगे। यहां तक ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, एब्सोल्युटली एक्यूरेट। और अगर ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है तो पर आंसर अब ज्यादा दूर है नहीं। अभी आंसर नहीं आया है कि ये उसकी स्पीड पर जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? क्या बात है, नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि अगर उसकी स्पीड पर पहुंच गया तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया। रिलेटिव मोशन अगर खत्म हो गया तो इसके अंदर ईएमएफ बनना बंद हो गया। ईएमएफ बनना बंद हो गया तो टॉर्क बननी बंद हो जाएगी। मतलब जिस वजह से वो घूम रहा है वो वजह ही रिलेटिव मोशन है। तो अगर वो रिलेटिव मोशन दोनों का बीच में जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वो इंडक्शन मोटर काम करना बंद कर देगी। इसलिए सबसे पहला रीजन जो है, दो रीजन है, एक तो प्रिंसिपल रीजन है जो मतलब अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, वो ये वाला रीजन है कि ये उसकी स्पीड पर कभी नहीं भाग पाएगा, क्योंकि अगर इसकी स्पीड मतलब रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड ये दोनों स्पीड अगर बराबर हो गई तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा और बेसिकली इंडक्शन मोटर की वर्किंग खत्म हो गई। इंडक्शन मोटर की वर्किंग ही रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। दूसरा रीजन, रोटर मैकेनिकली मूव कर रहा है। यह फिजिकल रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है। रोटर मैकेनिकली मूव कर रहा है, रोटर बड़े साइज का है, वो बेयरिंग्स के ऊपर माउंटेड है, शाफ्ट लगी हुई है, बेयरिंग्स घूम रही है। बेयरिंग्स के अंदर क्या चीज होगी घूमने की वजह से? फ्रिक्शन, दैट्स करेक्ट। तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस डेफिनेटली होंगे ही होंगे, तो वो कभी भी लॉसलेस रनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कभी भी उसकी स्पीड पर दौड़ नहीं सकता, हमेशा उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा। ठीक, तो ये दोनों रीजन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और दोनों रीजंस की वजह से रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं दौड़ सकता। अब पॉइंट क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड पर तो नहीं दौड़ सकता, लेकिन कितनी मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ जाएगा, कितने मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ेगा? तो उसका जवाब क्या है कि अगर मान लीजिए 4 पोल के लिए आपने बाइंड कर रखा है तो एनएस की वैल्यू अगर 1500 आरपीएम है, अगर एनएस की वैल्यू अगर 1500 आरपीएम है, मैं यहीं पे लिखता हूं इसी के लिए, ठीक, अगर एनएस की वैल्यू 1500 आरपीएम है तो एनआर की वैल्यू इसकी होगी अप्रोक्सीमेटली 1460 आरपीएम। 3000 के लिए होगी अप्रोक्सीमेटली 2950, 2960, 2940 इतनी होगी। 1000 के लिए अप्रोक्सीमेटली 40-50 आरपीएम कम रहेगी। इसके लिए 950 समझ लीजिए, 750 के लिए 710, 720 ऐसा समझिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फ्रिक्शन लॉसेस। इतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके अंदर रहेंगी। अगर 2 पोल की मोटर है तो उसकी रोटर स्पीड विल बी क्लोज टू 2950 आरपीएम, 2940, 2960, इस रेंज की ये वाली वैल्यूज इसके अंदर रहेंगी। अब एक चीज देखिए, अगर आपने ट्रेन वाला एग्जांपल मैं स्पेशली इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ट्रेन से समझना आसान काम हो जाता है। नॉर्मल केस में जो रनिंग हो रही है, जो कारें जा रही है, उसमें समझ में ज्यादा आ नहीं पाता। अगर आपके साथ में एक और ट्रेन है जो आपके डायरेक्शन में ही जा रही है लेकिन उसकी स्पीड आपसे थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक, थोड़ी सी आपसे अगर ज्यादा है तो आपको क्या लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं? लगता है ये वाली चीज, ऐसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं और खिसक रहे हैं, राइट, धीरे धीरे पीछे खिसकते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो और वो वाली ट्रेन और हमारी ट्रेन दोनों एक साथ अपनी जगह पर खड़ी हुई हैं, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि जैसे ये वाली ट्रेन धीरे धीरे पीछे खिसक रही है। खिसकना का मतलब समझ रहे हो? खिसक रही है धीरे धीरे पीछे, स्लिप मार रही है, स्लिपिंग, स्लिप कर रही है। स्लिप करने की वजह से जैसे गाड़ी पीछे चली जाती है, वो वाली चीज। इसीलिए 1500 माइनस 1460 बराबर 40 आरपीएम जो है, दैट इज नोन एज स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड, तो एनएस, दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड, एन आर इज इक्वल टू 1460 या 1450 आरपीएम। दिस इज नोन एज द रोटर स्पीड, एंड स्लिप स्पीड
इज इक्वल टू ns माइनस nr, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ns माइनस nr, दैट इज नोन एज द स्लिप स्पीड। और इसी के साथ में हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज स्लिप। दिस इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns। इसका मतलब क्या हो गया, स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। दिस इज बेसिकली नोन एज स्लिप। और परसेंटेज स्लिप क्या होगी, परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल, इतना परसेंट, यानी ns माइनस nr अपॉन ns मल्टीप्लाइड बाय 100%, इतना परसेंट। दिस इज पर यूनिट स्लिप, दिस इज पर यूनिट स्लिप, दिस इज परसेंट स्लिप, पर यूनिट पर 1%, मतलब पर 100, तो परसेंट स्लिप ये हो गया, और पर यूनिट स्लिप ये वाली चीज होगी। इसमें कभी कंफ्यूजन मत करिएगा, नॉर्मली जब लड़के ध्यान देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं करते हैं। पता चला आपसे पूछा गया परसेंट स्लिप निकालने के लिए पूछा गया है और आपने निकाल दी पर यूनिट, तो दैट बी रॉन्ग। फॉर एग्जांपल इस केस में स्पीड की वैल्यू कितनी है 50, पर यूनिट स्लिप और परसेंटेज स्लिप जल्दी से निकाल के मेरे को बताओ कितनी कितनी है। ये फॉर्मूला आपके काम का है, ये जो यहां पे लिखा हुआ है पर यूनिट स्लिप का और परसेंटेज स्लिप का, इन दोनों की वैल्यू आप जल्दी से निकाल के मेरे को बताइए कि क्या है। %3.34%, दैट्स करेक्ट। 34 नहीं 33 ही रहेगा, क्योंकि 3333333 होता रहेगा, तो 3.33%। तो पर यूनिट स्लिप कितनी हो गई 0.033, ध्यान रखिएगा 0.33 नहीं है 0.033, ये सब गलतियां हम बेवकूफी गलतियां कर जाते हैं, ठीक। दैट्स इट, इस पॉइंट पर हम ये वाली चीज खत्म करते हैं और इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में दोबारा स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।